अमेरिका कहता है हम जंग जीत चुके हैं। ट्रंप बार बार रोज़ दिन में 3 बार ये बयान देते हैं कि हमने जंग जीत ली है। ईरान कहता है कि हम इस जंग के फातेह हैं। असल फातेह कौन है इस जंग का? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 को उन्होंने गिराया। मैं हमेशा कहता हूँ वेनेजुएला से इन्होंने एक बंदा उठाया था, मदुरो, यहाँ से अपना पायलट उठाया। तो मेरे ख्याल में इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अदरवाइज तो अमेरिका को 40 दिन के बाद मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत थी। इसराइल तो 40 साल से वेट कर रहा है नेतन्याहू कहते हैं इस वॉर का। हम तो ये देख रहे थे कि अमेरिका चाहता था ईरान में रिजीम चेंज हो। वो रिजीम चेंज अरब में करवा बैठा है और यहाँ पे मुल्क आपस में जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आप नाकाबंदी खोलें, हम यहाँ से सिक्योरिटी दे के तमाम जितने भी 2000 के करीब वहाँ पे स्ट्रैंडेड खड़े हैं जहाज़, उन्हें यहाँ से जाने देते हैं। जो कि इसराइल का एक्सक्लूसिव किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूएई को प्रोवाइड किया गया जंग के दौरान। इसराइल भी यही काम करता है। इसराइल के जितने नेबर्स हैं उससे उनकी नहीं बनती। इंडिया भी यही काम करता है, इंडिया के किसी नेबर से नहीं बनती। अब यूएई भी ये काम करने जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे मैंने आर्माडा डिस्पैच कर दिया, उसको उन्होंने जैसे ही मारा है, वहाँ पे ड्रोन है $13 अरब का, वो इस वक्त निकल गया वहाँ पे यूनान के साहिल पे। पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के साथ साथ नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर ये भी बन गया हुआ है। मोसाद और सीआईए का ये सबसे बड़ा फेलियर था पिछले 50-60 सालों में कि वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सके कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। ईरान वॉर, क्या ये ईरान ने वॉर वेज की थी? हम कहते हैं वियतनाम वॉर, क्या वियतनाम ने जंग खड़ी की थी? वो 35 लेके आए थे, ये राफेल लेके आए थे, उधर वो गिर गए, इधर ये गिर गए। या ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट सुनैन जैदी। ईरान पे अमेरिका का हमला एक गैम्बल था। अगर वो हमला कामयाब हो जाता, यानी जो अहदाफ अमेरिका चाहता था वो हासिल कर ले, तो उसके नतीजे में बड़ी तब्दीली मुतवक्का थी। न सिर्फ ये कि मिडल ईस्ट में, बल्कि ईरान में ख़ुद भी एक बड़ी तब्दीली आ जाती। उसके बरक्स हमने ये देखा कि अब तक अमेरिका अपना कोई भी हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। और जो सिचुएशन इस वक्त मिडल ईस्ट में हुई है, मिडल ईस्ट में इस वक्त बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन वो अमरीकी तवक्कुआत के बरक्स हैं। बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड हमारे पास मौजूद हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब उस्मान शाहिद साहब। आप बैनुल-अक़वामी उमूर के तज्ज़ियाकार हैं, अपना मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे ख़ुसूसन ईरान वॉर पे बेहतरीन तज्ज़िया रखते हैं। आज इनसे जानते हैं, इस तरह के कई सवालात हम पूछेंगे और उस्मान साहब की राय इसमें हम लेंगे। उस्मान साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ इस बड़ी पॉडकास्ट में नवाजी से, थैंक्स फॉर और हैविंग मी। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत मसरूफ़ आपकी रूटीन है, उसमें से आपने वक्त निकाला। बड़ी नवाजी सर, दोनों साइड्स क्लेम कर रही हैं। जी जी। अमेरिका कहता है हम जंग जीत चुके हैं। ट्रंप बार बार रोज़ दिन में 3 बार ये बयान देते हैं कि हमने जंग जीत ली है। ईरान कहता है कि हम इस जंग के फातेह हैं। असल फातेह कौन है इस जंग का? किसने अब तक ये जंग जीती है? इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इस जंग का फातेह है। देखें, 40 दिन के बाद ग्लोबल सुपर पावर अगर 12,000 किलोमीटर का सफ़र करके मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में आ रही है, एक ऐसे कंट्री जिसके ऊपर उन्होंने 47 साल पाबंदियाँ लगा के रखी हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अदरवाइज़ तो अमेरिका को 40 दिन के बाद मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत थी। इसराइल तो 40 साल से वेट कर रहा है नेतन्याहू कहते हैं इस वॉर का। तो अगर उन्हें हिजबुल्लाह के साथ मुआहिदा करना पड़ गया, जिसके लिए वो क्लेम करते हैं हमने तो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, और बाबुल मंदब पे अगर रेड सी के ऊपर वो खड़े होकर कह रहे हैं कि उसको चोक कर सकता है होत्सीज जो अंसारुल्लाह है, तो चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस हैं। तो ट्वीट के ऊपर आप जंग शायद जी सकते हैं, लेकिन मैदान हर्ब के अंदर जो है हैदर की तलवार ने वो कर दिखाया है जो कि मरहब के साथ हुआ था खैबर के मैदान के अंदर। इसीलिए खैबर शिकन इसका कोड नेम था। और याद रखें, ये पूरी ईरानी कौम 47 साल से इस जंग का इंतज़ार कर रही थी। हम जिस एंगल से जाविये से मर्जी इस जंग को परख लें, उनके तमाम F-15 तैयारे, F-15E की मैं बात कर रहा हूँ, F-16, F-18 और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 को उन्होंने गिराया। मैं हमेशा कहता हूँ वेनेजुएला से इन्होंने एक बंदा उठाया था, मदुरो, यहाँ से अपना पायलट उठाया, जिसके लिए 165 तैयारे आए, $49 करोड़ लगा, 64 फाइटर जेट्स। जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चेयरमैन उनके जनरल केन, वो कहते हैं जब हमारे जहाज़ गए तो ईरान के बॉर्डर एरिया पे जो खाना बदोश लोग हैं उन्होंने भी छोटी पिस्टल निकाल के जहाज़ की तरफ फायर किया। सर, ये नेशनल करैक्टर है कौम का। उधर अमेरिका के अंदर हालत क्या है कि अगर इसकी जंग इतनी पॉपुलर होती तो उसे मिड टर्म इलेक्शन का क्या खौफ होता। 34% कल उसकी अप्रूवल रेटिंग आई है, जो अभी राइटर्स ने वहाँ के ऊपर सर्वे किया। 60 दिन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉर वेज कर सकता है कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर। उसके बाद 1973 का जो वॉर पावर्स एक्ट था, उसके तहत उसे जाना पड़ेगा वापस है।
इसीलिए तो कल 6 घंटे के लिए पीट हेग्सेथ जो है आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा भाई कितना खर्चा किया तुमने, 25 अरब डॉलर का नुकसान हो गया 40 दिन में, और पर अमेरिकन को $600 पड़ा है, और वहाँ पे जो पर गैलन है वो $4 की हो चुकी हुई है। तो वो कह रहे हैं अमेरिकन अगर मुज़ाकरात ही करने थे दूसरे दौर में तो वो जेनेवा में बैठे कर रहे थे। आप सोचें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ना वो डोमेस्टिक ऑडियंस भी बाय करने को तैयार नहीं है। याद रखें उनका ट्वीट मेरे आपके लिए नहीं होता, उनका ट्वीट होता है लोकल ऑडियंस के लिए। ऐसे मौके में वो टेबल से वो चीज़ उठाना चाहते हैं जो ईरानियों ने मैदान से उन्हें नहीं उठाने दी। तो इसीलिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने बड़ी फेयर प्रपोजिशन रखी है कि ऐसा करते हैं, फेज़ के साथ डील करते हैं, मरहलावार करते हैं। आप नाकाबंदी खोलें, हम यहाँ से सिक्योरिटी दे के तमाम जितने भी 2000 के करीब वहाँ पे स्ट्रैंडेड खड़े हैं जहाज़, उन्हें यहाँ से जाने देते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जो सप्लाई लाइन चोक हुई है वो तो निकले। सर $120 पे ब्रेंट क्रूड पहुँच चुका हुआ है इस फ्लक्चुएशन, इस क्योस कन्फ्यूजन की वजह से। तो ईरानी तो पूरी दुनिया को एक तरह से सेफ पैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, लेकिन बदले में वो भी तो नाकाबंदी को छोड़ें। देखें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर क्या होते हैं, वो यही होते हैं कि मैंने अगर कोई इतमाद साजी के अमल के लिए मस्बत पेशरफ्त किया तो आप रेसिप्रोकेट करें। जो उन्होंने पिछले जुमे को किया था इन्होंने फिर बंद करके रखी हुई है। देखिए न्यूक्लियर टॉक्स के लिए 47 साल लग गए हैं, उन्होंने कहा ये 47 दिन में नहीं तुम्हें मिलने वाली चीज़ है। तो ट्रंप चाहते हैं कि वो हेडलाइन चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं देखो मैंने क्या कर लिया, नैरेटिव मैनेजमेंट करना चाहते हैं। और इरानियन आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड, उन्होंने कहा ये नहीं तुम्हें करने देंगे। देखे ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा डायरेक्ट टॉक्स ही नहीं होंगी, पाकिस्तान के थ्रू होंगी है। और अब वो क्या कर रहे हैं इरानियन, वो सफारतकारी उन्होंने तेज़ कर दी है। देखें ये इन्होंने ईरान को कहा कि ये डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है, वो तो ओमान पहुंच गए, इसी ओमान को तो उन्होंने अटैक किया हुआ। और ऑफ कोर्स अब नए हुर्मस को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने वहाँ पे बात की होगी। और खबरें हैं कि ओमान ने कहा सऊदी अरब को भी ऑन बोर्ड करें। सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा है फैसल, उनके साथ इन्होंने फ़ोन पे बात की, काउंटर पार्ट के साथ, मिस्र के साथ बात की, उसके अलावा टर्की के साथ बात की, कतर के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की। इसका मतलब है अरब इत्तेहाद जो है उसके अंदर ये सेंस प्रवेल कर रही है कि हमें ख़ित्ते में ईरान के साथ रहना है, हम नेबर चेंज नहीं कर सकते, तो हमें इनके साथ मामलात करने पड़ेंगे। सिर्फ एक कंट्री है जिसमें हम आगे जाके बात करेंगे जो ऑड वन आउट है, और वो है यूएई, जो कि ख़ित्ते के अंदर जो है किसी और मफाद को टो कर रहा है। देखें किबला तो एक ही है, उसी तरफ रुख करना पड़ेगा, अदरवाइज़ किसी और तरफ अगर आपका रुख हो गया तो फिर मामलात किसी और तरफ चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है वो करने को आमादा नज़र आते हैं। उन्होंने पहले 2020 में इब्राहिमी मुआहदा किया। बल्कि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, हमारे ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अभी खबर आई है 2 दिन पहले, जेरूसलम पोस्ट के ऊपर माइंड बॉगलिंग स्टोरी थी कि पहली बार आयरन डोम जो कि इजराइल का एक्सक्लूसिव किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूएई को प्रोवाइड किया गया जंग के दौरान। और उन्होंने कहा ना सिर्फ प्रोवाइड किया गया बल्कि वहाँ पे इंटरसेप्टर्स नस्ब करने के लिए इजरायली फ़ौज भी वहाँ पे गई। अच्छा। यूएई में, जी जी, ये स्टोरी कोट हुई है, राइटर्स ने बाद में इसको कोट किया। और उसमें तारीख़ में पहली बार इसराइल ने अपना दिफाई निज़ाम किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो प्लेस किया, और वो मुल्क है यूएई है। तो उन्होंने कहा ये सफारती सतह का इत्तेहाद नहीं है, ये तो अस्करी नोयत का इत्तेहाद है जी। और फिर आगे जिस तरह वो ओपेक से बाहर निकल गए हैं, अरब इत्तेहाद टूट गया, ये ईरान की एक तरह से आप विक्ट्री समझें कि। और ये बात ना ऑब्वियस थी, अगर आपको याद हो, इन्होंने जो यमन के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एसटीसी के साथ खड़े हैं यूएई वाले, इन्होंने वहाँ पे आपको याद है शिपमेंट में गाड़ियाँ भिजवाई थी जिसे अटैक किया गया। सऊदी अरब ने अटैक किया, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है। इसी तरीके से सूडान के अंदर ये दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, सऊदी दूसरों के साथ। सोमालिया आइलैंड में बिल्कुल, सोमालिया आइलैंड में ये खड़े हैं, मोगादिशो के साथ दूसरा ग्रुप खड़ा है, सऊदी अरब है। और इसी तरह से लिबिया के अंदर भी। तो ये चीज़ें तो पिछले 1-2 साल से ऑब्वियस हैं। और याद रखें 2020 में आपको याद होगा जब कोविड आया था, इन तीनों शहजादों का जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, एमबीजी, एमबीएस और शेख तमीम, विजन 2030 है। इवन बहरीन का विजन 2030 है कि डेवलपमेंट चाहते हैं। और यूएई चूँकि आपको पता है इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर चुका है पहले ही है, तो अब सऊदीज़ जो है ना वो लैग बिहाइंड, वो पीछे थे। तो एमबीएस के अल्फाज मुझे अभी तक याद है, उसने कहा दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाउ दे आर ईटिंग अवर लंच, और ये हम उन्हें करने नहीं देंगे। तो ये शहजादे एक दूसरे के सामने 2021 से खड़े हैं। और यही ओपेक के अंदर यूएई का इख्तलाफ था कि सप्लाई गलट जो है ना वो आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया ओपन हो चुकी है, पेट्रोल खोलें, और एमबीएस के अल्फाज थे प्रोडक्शन खोलेंगे तो मार्केट में कीमत नीचे रहेगी, हम थोड़े वक्फे से खोलते हैं ताकि प्राइस अप जाए। तब भी ओपेक में इनकी लड़ाई हुई। अब उसी ग्राउंड के ऊपर इन्होंने कहा कि हम बैकआउट करेंगे। और याद रखें देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस है।
तेल की सनत कभी दोबारा वैसी नहीं हो सकेगी जिस तरह प्राइस को वो कंट्रोल करते थे। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अमेरिका और इसराइल ने सिक्योरिटी की गारंटी दी है। खित्ते में सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी की गारंटी किसने ली? अमेरिका ने, पाकिस्तान पाकिस्तान ने ने जी, अब ली। अब ली है। हाँ, पहले तो पहले अमेरिका तो के ली, पास हाँ थी। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो साथ ही यूएई की गारंटी कौन ले रहे हैं? वो तो खबरें आ रही हैं कि इजरायली गारंटी लेने, अगर आयरन डोम चला गया जी, तो आपको लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म उनका कोई होगा? वाहिद कंट्री है मुसलमान यूएई जिसने सबसे ज़्यादा असला ख़रीदा पिछले साल किन से? इजराइल से। सबसे ज़्यादा वेपन अच्छा, उन्होंने परचेज, और ऐसे वक्त में जब वो गज़ा के अंदर बर्बरियत, एग्रीजियस बारबरिज्म जारी रखे हुए थे। 72,690 लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं आज के दिन तक है। तो यूएई ने अपनी एक लाइन डिफाइन नहीं कर दी है? यूएई ने लाइन डिफाइन कर दी है। यूएई मुकम्मल उस इत्तेहाद से बाहर निकल आ गया हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल में जद्दा में जो मीटिंग हुई है जीसीसी की है, उसके अंदर मुझे लगता है वो भी सारे का सारा एक फसाड ही है जिसमें यूएई गया। नो डाउट बाकी तमाम कंट्रीज इंटैक्ट है। इवन ओमान ने ईरान को कहा है कि जो भी फ्रेमवर्क होगा सिक्योरिटी का अपनाए हुर्मस पे, उसमें सऊदी अरब को हमने ऑन बोर्ड करना है। तो हुनैन भाई, जो नया इत्तेहाद बन रहा जी। है उसके अंदर ईरान भी रेलिवेंट है। देखें, ईरान की अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेहतर हुई है, उनकी तो क्रेडिबिलिटी साबित हो गई है कि रीजनल हेजमोन इसराइल को यहाँ पे नाक रगड़ दी उसकी है। और फिर ग्लोबल सुपर पावर का जो मिथ थी कि ये ग्लोबल सुपर पावर है, सारे तैयारे तो उनके गिरा दी है, क्या बचा उनके पास है? जैसे मैंने कहा, और सबसे बड़ा जो वो नेवी का लेके आए हुए थे यहाँ पे आर्माडा, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे मैंने आर्माडा डिस्पैच कर दिया है, उसको उन्होंने जैसे ही मारा है, वहाँ पे ड्रोन है $13 अरब का, वो इस वक्त निकल गया वहाँ पे यूनान के साहिल पे। नो डाउट खित्ते के अंदर उनका HW बुश आ चुका हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। और वो हमने क्या देखा? वो तो हमने देखा है इनके मिज़ल चलते डिमोना को अटैक कर रहे हैं, हाइफा को कर रहे हैं, तिल अवीव को अटैक कर रहे हैं, और छुपता फिर रहा है। देखें वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसकी कोई फुटेज बनाएगा तो 5 साल कैद है। आप तस्वीर वीडियो नहीं बना सकते। जी। 22,000 किलोमीटर का शहर था, इतने ज़्यादा वहाँ पे मिज़ल बैरज फेंके गए हैं। इसराइल भी कभी वैसा नहीं हो सकेगा। आप चेक करें, अक्टूबर में उनकी इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए वो भी ट्रॉफी लेना चाहता था जिस तरह ट्रंप को नवंबर में 3 नवंबर को कुछ ना कुछ दिखाना है। ईरानियों ने दोनों जगह के ऊपर कहा है कि भाई शोकेस करने को मटेरियल नहीं हम तुम्हें देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ईरानियों की जीत है। और सबसे बड़ी ईरानियों की जीत क्या है कि ईरानी कौम और ईरानी लीडरशिप जो है वो एक पेज पे इस वक्त है। देखें, अगर ईरानी कौम भी सामने खड़ी है तो किस वजह से? इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से। आप एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी तब्दील करने के लिए उसके ऊपर सैंक्शंस का रजीम इम्पोज करते हैं। तो जो नया ग्लोबल ऑर्डर जो है शेप होने जा रहा है, उसमें यही तो है कि स्विफ्ट सिस्टम से पीछे हटना है, डी डॉलराइजेशन करनी है, ब्रिक्स का मॉडल, SCO का मॉडल, और इकोनॉमिक सैंक्शन जो है इसको मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर देना हमने। क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन किस पे है इस वक्त दुनिया में? रशिया के ऊपर, उसके बाद ईरान के ऊपर है। उसके बावजूद ईरानियन जो है वो इकोनॉमिक रिजिलियंट है। IMF वर्ल्ड बैंक के पास उस तरीके से नहीं है। तो ये जो मॉडल है ना IMF का, वर्ल्ड बैंक का, UN का, ये सारे का सारा बनाया ही इसलिए गया है कि आपकी आर्म ट्विस्टिंग की जा सके। रॉकफेलर ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका में ऑपरेट करती है, उन्होंने जिस जगह के ऊपर वो खड़ा है ना इस वक्त है अमेरिका में UN का हेडक्वार्टर, वो जगह उन्होंने अपने पल्ले से $8.5 मिलियन की खरीद के गिफ्ट की है। अच्छा, तो मुझे बताएं, दुनिया में मुफ्त कुछ होता है? कुछ भी नहीं है। तो फिर देयर इज नो फ्री लंच। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड है। और फिर जो इस वक्त वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड हैं, वही जो है UN के अंदर सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो UN तो रिडंडेंट हो चुकी है। UN इररिलेवेंट 2022 से है, जब से यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है। जी। उस UN के अंदर आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि उसको आप दोबारा से रिफॉर्म्स की तरफ, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ लेके जाएं। और UN कभी रूल बेस्ड ऑर्डर था ही नहीं। मुझे बताएं, हम 4 लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, अगर 3 के पास एक्सक्लूसिव राइट हो या एक मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट हो, तो आप तीनों की क्या हैसियत है? कुछ भी मैं नहीं। हाथ खड़ा कर दूं और सारी चीज़ें बैक टू जीरो पे हो जाएं, बैक टू स्क्वायर वन। तो 196 के क्लब के अंदर 5 के एक्सक्लूसिव क्लब का मतलब है विल ऑफ द मेजॉरिटी तो काम ही नहीं कर रही। तो डेमोक्रेसी का असल असूल क्या है? विल ऑफ द मेजॉरिटी। ये कहाँ का रूल बेस्ड ऑर्डर है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ने अभी कल की खबर है, NPT जो है उसने वाइस प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर मुंतखब किया ईरान को, यूनाइटेड नेशन के अंदर है। और वो जो नैम नॉन अलाइन मूवमेंट है, उन्होंने इलेक्ट, आप चेक करें, ईरान वोट लेके डेवलपिंग कंट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हुआ है। और अमेरिकन इजरायली चीख रहे हैं, भाई विल ऑफ द मेजॉरिटी को मानो। अगर तुमने सिस्टम बनाया है तो ये तो सिस्टम तक तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरल एक्शन लिया है
बाईपास किया इसने सिक्योरिटी काउंसिल को। इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट। इन्होंने 2003 में नहीं ये किया इराक के अंदर अटैक करते हुए, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ने कहा वहां WMD नहीं है, फिर आप अटैक कर रहे हैं। और 2015 में 2 साल लगा के आपने JCPOA किया, आपके 200 इंस्पेक्टर वहां पे थे जो मुसलसल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, 3.67 से ऊपर वो बना नहीं रहे, उसके बावजूद आप 2018 में उधर से निकल जाते हैं। और देखें 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, इन्होंने पिछले साल अक्टूबर में फिर स्नैपर और सैंक्शंस उनके ऊपर रजीम इम्पोज कर दिया। सर ये चीज़ अब नहीं चलेगी। और इरानियन जो है चेक करें, इंडिजिनस ग्राउंड पे उन्होंने जो बनाया था अपना वेपन, उसके थ्रू उन्होंने दुनिया की ये मिथ तोड़ के रख दी है। ये 4th जनरेशनल वॉरफेयर लड़ने वाले जो 2nd वर्ल्ड वॉर जिन्होंने जीता था, उनका तो गुरूर जो है वो इस वक्त उनके मट्टी का रिस्क बन चुका हुआ है, ईरान के अंदर है। वहाँ अब वो शोकेस करेंगे म्यूजियम बना के इनके त्यारे जो वहाँ के ऊपर गिरे पड़े हुए हैं। ठीक है, नो डाउट ईरान नैरेटिव उस तरह शेप नहीं कर पाएगा क्योंकि वेस्टर्न मीडिया बड़ा बाइस्ड है जी। आप आज भी वेस्टर्न मीडिया को देखें तो वो नैरेटिव शेपिंग के अंदर उनको विक्टिम के तौर पे तो नहीं दिखा रहे, ऐसे ही है, वो एग्रेसर दिखा रहे हैं ईरान एग्रेसिव। को। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आप मुझे बताएं, हम कहते हैं ईरान वॉर, क्या ये ईरान ने वॉर वेज की थी? नहीं। हम कहते हैं वियतनाम वॉर, क्या वियतनाम ने जंग खड़ी की थी है? अब आपको समझ आई, ये सारे का सारा डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। इट्स एन अमेरिकन वॉर। ये वॉर भी पिछली, अगर आप इस तरह से करें ना चीज़ों को, नैरेटिव अदरवाइज करें, तो आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिकन वॉर 2.0 3 इस तरह तो उन्हीं की सारी वॉर्स हैं, लेकिन जिस कंट्री पे वेज की जाती कहा जाता है गजा वॉर। इट्स एन इजराइल वॉर। भाई इसराइल ने वॉर वेज की है यहाँ के ऊपर है। तो ये नैरेटिव जो है शेप डिफरेंट तरीके से करने की ज़रूरत है, और ये पैराडाइम शिफ्ट आ चुकी हुई है। मेरे ख्याल में एक ईरानियन कौम की जो रेजिलियंस, रिजॉल्व और रेजिस्टेंस है वो पूरी दुनिया ने देख लिया हुआ है, और मुज़ाकरात के लिए PhD डॉक्टर वो लेके आ गया है। और मेरे ख्याल में खुद अमेरिका के जो लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं कि ईरान मुज़ाकरात के थ्रू चाहता है कि, लेकिन ईरान के अंदर जब मुज़ाकरात की टेबल पे आप बैठेंगे, मैं और आप बैठे हैं हुनैन साहब, तो मुझे बताएं, जब तक मैं आपको इक्वल सॉवरन ग्राउंड पे फ्रीक नहीं मानूंगा, मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं आपको दुश्मन मानता हूँ, किस तरीके से मुज़ाकरात हो सकते हैं? इसीलिए उन्होंने कहा हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेंगे, और पाकिस्तान का चैनल उन्होंने इस्तेमाल करते हुए कहा। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी विक्ट्री है कि हम अभी भी मामले के अंदर रेलिवेंट है, और अभी भी कन्विंस कर रहे हैं अमेरिका को भी। और एक और बात जो पाकिस्तान ने की, विच डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी अप्रिशिएटेड, हमने सहूलतकारी के साथ साथ राहदारी अब वो भी उनको दे दी है। पता होगा आपको कि 6 जगहों से बॉर्डर जी खुला हुआ, हमने जी। 6 उन्हें रूट्स दिए हैं कि आप यहाँ से जो है वेंटिलेशन ले लें और जो आपने तिजारत करनी है वो कर लें। तो और इसको पोस्ट वॉर सिनेरियो में बड़ा रेलिवेंट देखिएगा। टैपी, IPI, हम यही तो चाहते थे ट्रेड का आउटलेट बने, यही तो रूट है, और यही तो CPEC, हम पोस्टर बॉय हैं, वी हैपन टू बी द पोस्टर बॉय ऑफ BRI प्रोजेक्ट है। और यही हम चाहते हैं ग्वादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल हो जाए, और कराची की रोशनियाँ फिर जो है रोशन हो, जो कि किसी वक्त दुबई पोर्ट की वजह से बंद हुई पड़ी हुई थी। तो ये हाई टाइम है, और मुझे लगता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इन चीज़ों को, इन डिविडेंड्स को हासिल करना चाहती है। और यही तो रिफ्लेक्शन है, जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है हमारा, अब रिफ्लेक्ट करे हमारे इकोनॉमिक डिविडेंड्स के अंदर है। और हम तो चाहते हैं ये सारे का सारा रूट पुरअमन हो, यहाँ पे हालात वाक़यात और लैंड लॉक कंट्रीज़ की एक्सेस हो पानियों तक है। इसी पानी के लिए तो सोवियत यूनियन यहाँ पे आया था 79 में, आपको पता होगा। तो पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द पिक्चर। इंडिया इररिलेवेंट हो चुका हुआ है। पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के साथ साथ नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर ये भी बन गया हुआ है। हमारे जहाज़ खड़े हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में, 13,000 ट्रूप्स हमारे डिप्लॉय हैं वहाँ के ऊपर है। और जिस तरीके से UAE ने हमसे पैसे मांगे, वो उनका हमें समझ आ गई हुई थी वेयर दे आर कमिंग फ्राम, तो हमने उनको पैसे उनके वापस कर दिए। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को उस तरफ बढ़ना चाहिए जिस तरफ हमें इकोनॉमिक सॉवरेंटी का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना टेरिटोरियल सॉवरेंटी का कोई कंट्री करता है। एक ऐसी दुनिया के अंदर है जी। यानी हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में ये है कि हमने जब अपनी मुल्क का दिफा किया, तो जो एक सिक्योरिटी पॉइंट था वो हमने अचीव कर लिया, वो एक बिल्कुल। माइलस्टोन अचीव हो गया। जी जी इसके बाद हमने जब सिफारतकारी की, तो जो एक सिफारतकारी का माइलस्टोन था वो अचीव हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो इकोनॉमिक है। जी जी हमें इकोनॉमिक सॉवरेंटी लेनी है। इकोनॉमिक सॉवरेंटी लेनी है, और उसमें हुनैन साहब हमें जो है ऑफ कोर्स है वो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट है। उसके लिए हमें रिफॉर्म्स लेके आनी है, सिस्टम को की ओवरहॉलिंग करनी है, और ये तो करनी पड़ेंगी। क्योंकि हमने IMF के साथ जो है अगर उनका बेल आउट पैकेज लेना, लेकिन हम कब तक लेते रहेंगे बेल आउट पैकेज है। और मुझे लगता है यंगेस्ट नेशन है पाकिस्तान है, बड़ा पोटेंशियल है, 2040 तक हम यंगेस्ट नेशन है पाकिस्तानी है। हमें टैक्स एवेजन को रोकना है, और उसमें सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये तो इट्स अ टू वे थिंग है, अवाम ने भी उनका साथ देना।
ठीक है। तो ये एतमाद जो है दोनों एंड से भी होगा। और अवाम से मुराद ये नहीं है सैलरीड पर्सन, जिस हम है, हमारी सैलरियाँ तो कट के ही आती हैं। अवाम से मुराद है ताजर कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी है, जो कि ज़रा सी बात हो तो लाहौर से खैबर तक शटर डाउन कर देती है कि हमने ये टैक्स नहीं देना। भाई टैक्स नहीं देंगे तो मामलात ऐसे कैसे बढ़ेंगे आगे की तरफ है। और दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वेल्थ जनरेशन का कोई मॉडल बनाए। क्या ख्याल है? देखें ना, हम रेमिटेंस के ऊपर नहीं चल सकते। एक कंट्री अगर उसकी एक्सपोर्ट्स रेमिटेंस से कम होगी तो वो कंट्री तो खाई और कुएं के दरमियान खड़ा है, उसके लिए तो जी। मुश्किल सूरत हाल है। पड़ोस में देख लें, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। और वाइब्रेंट है, याद रखें ये कोई अनपढ़ की कौम नहीं है पाकिस्तानी। दुनिया की टॉप 5 कंट्री व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग उसमें पाकिस्तानी आते हैं। जी। तो हमारा नौजवान जिन्हें हम पढ़ाते हैं, याद रखें उनको ट्रेनिंग कोई नहीं देता, वो खुद ही इंटरनेट से जो है लाखों हज़ारों रुपए कमा रहे हैं फाइवर अपवर्क के ऊपर और दीगर जो उस्मान साहब, प्लेटफॉर्म्स है। हम उन चंद अकवाम में से हैं जिनको इंग्लिश बोलना भी आती है, बिल्कुल, जो मल्टीलिंगुअल हैं। मल्टीलिंगुअल है, लिंगुआ फ्रांका हमारे पास है, अंग्रेजी है। और हमारी यूथ जो है बड़ी वाइब्रेंट है। और दुनिया में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, दे आर वेरी मच सिंक्ड, वो सिंक्रोनाइज्ड है उस चीज़ के साथ है। तो मुझे लगता है ये एसेट है, तो ये लाइबिलिटी इनको कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो हमें एक कुदरत की तरफ से हमें भी एक तोहफा मिला। देखें हालात, वो कहते हैं ना कि सम टाइम चीज़ें, हर एक चीज़ ठीक ठीक जगह बैठती है। रशियन के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, चाइना के साथ आपको पता है हम शोल्डर रब करते हैं। हमने वॉर के अंदर भी क्या कहते हैं भरपूर उनकी इखलाकी मदद भी हमें हासिल थी है, सफारती मदद भी हमारे उन्हें हासिल थी। फिर उनके जहाज़ इस्तेमाल करके जो डन एंड डस्टेड किया हमने, इनका गुरूर है। वो 35 लेके आए थे, ये राफेल लेके आए थे, उधर वो गिर गए, इधर ये गिर गए, या ठीक है। तो ये वेस्ट का जो एक वो ओरा था ना कि ये अब देखें चेंगडू 10 मई आने वाला है, तो ये तो सेलिब्रेशन है। क्या ख्याल है? जी। हमारा वो दुश्मन जो रकबे में बड़ा है लेकिन ज़र्फ में छोटा है, उसके साथ हमने जो कुछ किया, और उसके बाद वो कभी मिस एडवेंचर का सोच नहीं सकते। आप याद रखें, इसराइल और इंडिया को जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो आपको कई प्ले बुक पैटर्न सेम नज़र आते हैं। इसको भी वोट लेने थे तो इसने भी एडवेंचर किया, उसको भी इलेक्शन जीतना है तो वो भी ईरान के ऊपर अटैक कर गए हैं। ये आरएसएस की फ़िलासफ़ी ज़ायनिज़म की है, इकट्ठी देख लें। ये डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं कश्मीर में, वो उधर वेस्ट बैंक के अंदर वही चीज़ कर रहे हैं। वो भी मुसलमानों को डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पर देखते हैं, वो भी इसी तरीके से देखते हैं। वो भी उन्हें कहते हैं ये एमएलएक हैं, और ये भी इनको आरएसएस का अगर आप एजेंडा 1925 का पढ़ लें, गोलवारकर सरवारकर का, तो ये दोनों, और यही दोनों ग्रुप जो हैं, अगला जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप उनकी साइड पे, उसमें इसराइल, उसमें इंडिया, यूएई भी डेफिनेटली है क्योंकि वो उसी कैंप के अंदर उनके है। अब मुआहदे भी हो चुके हैं, इंडिया से भी है, माहिदे इसराइल से भी भी है। देखें 30% तो इंडियन रहते हैं यूएई के अंदर है। जी। अगर 100 बंदा है तो 30 तो वो हैं, बिजनेस कम्युनिटी वहाँ के ऊपर है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा उनके स्टेक्स हैं वहाँ पे, अंबानीज के साथ उन्होंने ऑयल रिफाइनरी लगाने के भी मुआहदे किए हुए हैं। और इधर जो है मुल्ला ये ग्रुप है अफगानी, इनको भी डाल लें उसी खाते में। अफगानिस्तान भी इन्हीं के साथ है। अफगानिस्तान भी, जी, ये जी। शिद्दत पसंदी है सारी की सारी, और क्या है। तो ठीक है, दुनिया में वो ठीक है, रेड लाइन हो जाए, मुसलमान जो वाकई जेनवन किस्म की काज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए मुसलमानों को ब्लॉक बनाने की अशद ज़रूरत है। ये सुम्मुन बुकमुन उमयुन ओआईसी नहीं चलेगा। ये डेक्लेरेशन निकालने से मामलात आगे की तरफ निकल चुके हुए हैं। अब तो देखें घर के दरवाजे के ऊपर वो दुश्मन जो है खड़ा लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये इदराक करवाया मुस्लिम दुनिया को है कि भाई आप जो है कॉमन ग्राउंड के ऊपर चीज़ों को मामलात को देखें और हम आगे की तरफ बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए पाकिस्तान इज़ वेरी मच रेलिवेंट अक्रॉस वेस्ट एशिया। मैं बार बार मिडल ईस्ट की टर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ये टर्म जो है ओरिएंटल, ये भी ओरिएंटलाइज्ड है, ये भी जो है ना ख़ास तरह की टर्म है। अच्छा। सब कॉन्टिनेंट भी यही है, डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने के लिए। तो हमें वो टर्मिनोलॉजी भी बोलने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता हूँ, हमें ओरिएंटलिज्म की किताब एडवर्ड सईद की पढ़नी पड़ेगी कि हमें उस साइड ने शेप कैसे किया है। क्या जो है हमें कहा जाता है ये मुल्ला हैं, ये अनपढ़ हैं, ये ऐसे हैं। मुझे बताएं, ईरान की कौम को एक टेस्ट के तौर के ऊपर देखें, केस स्टडी के तौर पे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। जी। मैं बार बार कोट करता हूँ, आज इस यहाँ पे भी कहूँगा, 2026 में आईक्यू जो लेवल दुनिया का गेज किया गया, चौथे नंबर पे इरानियन है, अमेरिकन 18वें नंबर पे है। हम ये कहाँ हैं? हैं? हम भी 100 के अंदर ही हैं लेकिन थोड़ा सा दूर है ज़रा कर लें। जी जी ठीक। बिल्कुल है। लेकिन मेरे ख्याल में कि देखिए ना, वो काज बेस्ड लाइफ गुजार रहे हैं अपने इरानियंस हैं, जी। ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है ये चीज़ कहीं लैक करती है। हमें भी कलेक्टिव अप्रोच के साथ देखें पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है, हमने कंट्रीब्यूशन करनी है। अब तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, जो यूरोप के हालात हुए पड़े हैं।
देखे ना जो यूक्रेन वॉर के बाद वहाँ के ऊपर इस वक्त सूरत हाल हुई बुरा हुई हाल है, है। बुरा हाल है, ना स्कॉलरशिप है ना फेलोशिप है वहाँ के ऊपर है, मुश्किल, क्योंकि वो सॉफ्ट पावर तो जॉब्स अपने भी छोड़ खत्म हो चुके गई हैं, हैं। जॉब्स की भी खत्म हो चुकी हैं, हर्ट हुए हैं मुकम्मल तौर के ऊपर जी। है। इस वॉर के अंदर देखें, इस वॉर का डायरेक्ट लेना देना नहीं था मगरिब के साथ, लेकिन उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो डिप्लीट कर गए हैं, जी। देखें माशी इशारिये जो हैं ऐसा ही वहाँ हुआ। पे जोल्ट किए हैं। और अभी खबरें आ रही थी, इंटरनेशनल अटॉम जो सॉरी एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कहा लेस देन 6 वीक्स का उनके पास जेट का फ्यूल रह गया। अच्छा। 60% तो वहाँ पे गैस तेल की कीमतें ऊपर चली गई हुई हैं। जी। उनकी डिपेंडेंसी तो अब नए हुर्मस पे है, अमेरिकन की नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने कहा था ना कि जाके वो वहाँ जाके ले लें। जो खुलवा लें, हाँ। हाँ, तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर हम बात करें लेटेस्ट क्या हो रहा है, तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस जिसे कहते हैं, उनका लोअर हाउस, उसके अंदर भी 6 घंटे के अंदर लाइव वो सेशन गया, पूरी दुनिया ने देखा है। उसके अंदर जो दुर्गत बनाई है उन्होंने पीठ हैक्सियत की कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की ट्वीट कर रहा है, खुद को मसाया बना रहा है, क्या वो मेंटली तौर के ऊपर फिट है? और उसके अंदर जो उन्होंने बातें की हैं कि भाई सदर को मशवरा किसने दिया था इस जंग का, देखें अब फंसेंगे सारे, क्योंकि सामने तो कैमरे लगे हुए हैं। उसने कहा हमने उन्हें हर मुमकिन जाविये से आगाह कर दिया था, और सदर ट्रंप ने 3 वीक पहले कहा है, मुझे तो पीट हेक्सेथ ने कहा था कि ईरानी हमला करने आ रहे हैं तो बस उसके ऊपर अटैक करना है। देखें अब ये डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी 3 नवंबर के इलेक्शन के रिजल्ट में। और लोअर हाउस में हुनैन भाई सिर्फ 2 वोट ज़्यादा, 219 वर्सेस 217, और 2 वोट इधर उधर। बल्कि खबरें यहाँ तक हैं कि अगर 1 मई के बाद वो वॉर पावर्स का जो रेजोल्यूशन है उस एक्ट के तहत अगर वोटिंग होगी, तो हाईली लाइकली है कि ट्रंप की पावर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि लोअर हाउस में 2 सीट्स इनके पास जी। ज़्यादा है, अपर हाउस में 7 ज़्यादा है। लेकिन वॉर को लेके तो रिपब्लिकन कैंप के अंदर भी आवाज़ें वही हैं। जी, तो ऐसे ही है। उन्होंने क्या, वो वफादारी इधर उधर करके तो वो ब्लॉक कर देंगे उसको। तो ट्रंप जो है वॉर को जारी नहीं रख सकते, ये चीज़ तो श्योर है। लेकिन जिस तरह नाकाबंदी उन्होंने लगाई हुई है, ये भी तो एक तरह से ईरान क्लेम करता है कि ये भी तो सीज़ फायर की वायलेशन है, एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर है, और मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन का बहुत बड़ा खतरा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि ईरान 2 महीने के सर्वाइव करेगा या 3 महीने कर सकता है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि ईरानियन इस सूरत हाल से काफ़ी जो है हर्ट हुए हैं। इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। जी, मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि ईरानी जो हैं वो 28, ये जो नाकाबंदी से पहले तकरीबन 18,50,000 बैरल प्रोड्यूस करते थे, सप्लाई करते थे। उसके बाद 5,67,000 बैरल के ऊपर आए हुए हैं। और अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो अपने ज़हायर थे ना, वो फ्लोटिंग स्टोरेज के अंदर, जो समंदर के अंदर उन्होंने जहाज़ खड़े किए हुए थे, उसके ऊपर जो मुंतकिल किए हैं, वो 19 के करीब जो हैं वो वेरी लार्ज जो क्रूड जो है कैरियर्स हैं, उसमें भी हर जहाज़ में 20 लाख बैरल आ सकता है। फिर वो शेडो फ्लीट के थ्रू आपको पता है वो जी। करते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा देर तक आगे गई तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्हें $150 मिलियन की खाद और तेल बेचना था, जो वो नहीं कर पा रहे। और मंथली जो है उसके अंदर वो नुकसान जो है बिलियंस में बता रहे हैं, मतलब करोड़ों डॉलर से भी ऊपर वो कह रहे हैं हो रहा जी। है। एक रिपोर्ट क्लेम करती है कि तकरीबन $13 बिलियन का सालाना सॉरी मंथली उन्हें नुकसान हो रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है। 37 से 40 जहाज़ जो हैं वो वापस की तरफ मोड़ दिए गए हैं, 2 जहाज़ अमेरिका में कब्जे में लिए हुए हैं। जी, ऐसे ही है। मुझे लगता है ईरान इस वक्त रिस्ट्रेंट कर रहा है, अदरवाइज सिचुएशन कुड हैव बीन मच वर्स है अगर वो रिटेलिएट करें। क्योंकि IRGC हम देख रहे हैं उनका पेशेंस थिन है। आपको याद होगा उन्होंने वीडियो जारी कर दी थी जब वो स्पीड बोट से लोग जो है किसी जहाज़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। लेकिन ईरान ने बड़ा फेयर मुझे लगता है कि गेम जो है वो ऑफ़र की है कि आप नए हुर्मस जो है इसे वेपनाइज ना करें। नो डाउट इरानियन भी वेपनाइज ही कर रहे थे उस चीज़ को है। जी, जी। लेकिन ये इस स्ट्रेटजी की वजह से मुझे लगता है कि मामलात जो हैं किसी हद तक अमेरिका एडवांटेज ले सका है कि ईरान जो है अब कह रहा है कि, इसीलिए आपको याद होगा कि वो जब उन्होंने टच डाउन किया रशिया, तो रूस के सदर के साथ फ़ोन पे बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की 90 मिनट है। ट्रंप कहते हैं कि ज़्यादा गुफ्तगू जो हुई है वो यूक्रेन को लेके हुई है। लेकिन जो मॉस्को की, क्योंकि ट्रंप का सच जो है आपको पता है वो किस तरह का है, उसकी तो कोई सर पैर नहीं है। जी। लेकिन जो मॉस्को की रिपोर्ट आ रही है कल से, वो कह रहे हैं कि उन्होंने फोर्स किया है कि आप प्लीज़ नाकाबंदी को छोड़ के पीछे हटें। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया आगे से कि मैंने उन्हें कहा ठीक है हम नाकाबंदी हटाते हैं, आप यूक्रेन से बैकआउट कर जाएं। अच्छा। तो ठीक। ट्रंप जो है, मैं आपको बताऊँ ट्रंप क्या कर, ट्रंप चाहते हैं शोकेस करना कि मैंने यूक्रेन की वॉर भी ख़त्म कर दी, जी। मैंने ये वॉर भी ख़त्म कर दी जी, है। जी। क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट पीस के, इसीलिए तो प्रेसिडेंट वो अपने आप को क्लेम करते हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स ट्रांसपायर, क्योंकि यूक्रेन की वॉर का तो बेनिफिशियरी निकला ईरान की वॉर के बेनिफिशियरी रशियन है। वो तो दूसरे महीने भी पेट्रोल बेच रहे हैं प्रीमियम के ऊपर है, और वो जो है पैसा डाल रहे हैं जंग के अंदर है।
और शिद्दत जो है जंग के अंदर पहले से कहीं ज़्यादा आ चुकी हुई है जो सूरत हाल है। अभी 9 मई को उन्होंने विक्ट्री डे की परेड करनी है। अच्छा ये देखें, जंग की सूरत हाल इतनी प्रिकेरियस होती है कि पहली दफ़ा वो जो परेड कर रहे हैं उसमें अपना मिलिट्री हार्डवेयर शोकेस नहीं कर रहे, कोई व्हीकल नहीं होगा क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि यूक्रेन अटैक कर सकता है। तो वहाँ पे भी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है अनलाइक यूक्रेन वॉर, ईरान की वॉर जो है काफ़ी हद तक सिमट इस तरह से गई है कि कोई दिफाई नोई आप कह लें कि कोई मिलिट्री एस्केलेशन का ख़तरा तो मौजूद है, लेकिन अपेरेंटली ना ईरान वॉर में जाना चाहता है दोबारा से है और ना अमेरिकन उस तरीके से जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मामलात जो हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर मुआहदा जो है उस तरफ भी गए तो दोनों के लिए फ़ायदा। देखिए ईरानियन तो चाहते हैं कमज़ोर मुआहदा भी उन्हें इस वक्त एज देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, ये है सबसे बड़ी चीज़ है। उनकी अप्रूवल रेटिंग मुसलसल नीचे गिर रही है। और याद रखें नाकाबंदी अगर जारी रहती है तो ब्रेंट क्रूड ऊपर जाएगा। नो डाउट अमेरिकन जो वो तेल है वो भी तो $96 से ऊपर आ चुका हुआ है। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी उनकी लाइफ के अंदर है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या शोकेस कर सकेंगे कि मैं इस जंग का फाते हूँ। देखें वॉर जो है वो परसेप्शन और इम्प्रेशन पे चली गई है। और परसेप्शन क्या है कि अमेरिकन जंग हार गए, अमेरिका वो स्ट्रेटजिक अहदाफ हासिल नहीं कर सका और रजीम अपनी जगह पे इंटैक्ट है। और अगर चले मान लेते हैं कि वो क्लेम करते हैं हमने दफाई अहदाफ हासिल कर लिए, तो क्या वो रिफ्लेक्ट हो सके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में? वो तो नहीं हो सके। उल्टा आपकी मिलिट्री बेसिस सारी हिट हो गई, थॉट की बैटरियां ख़त्म हो चुकी हुई हैं। याद रखें अभी जो नई दुनिया शेप हो रही है उसके अंदर चाइनीज़ जो हैं उनका BRI प्रोजेक्ट मज़ीद रेलिवेंट हो चुका है। तमाम मिडल ईस्ट चाहता है डेवलपमेंट थ्रू पीस, पीस थ्रू डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स 2015 में जो 2030 तक 15 साल का फ्रेमवर्क है वो भी यही बात करता है। वाइस वर्सा, पीस थ्रू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट थ्रू पीस। MBZ शेख तमीम का मॉडल भी यही था कि हमने डेवलपमेंट के थ्रू डाइवर्सिफाई करना है अपनी इकोनॉमी को है। तो वो तो मुझे लगता है ज़्यादा करीब है। अमेरिका शायद इन्वेस्ट करना चाह रहा हो वॉर के अंदर। इनके बेटे एरिक जो हैं उन्होंने $1.5 बिलियन की जो डील कराई है फ्लोरिडा के अंदर, वो जो ग्रुप है इजराइली है, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कालशी मार्केट में, प्रोडिक्शन मार्केट में पैसा लगाते हैं और उसके थ्रू माल बनाते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के तमाम कंट्री तो चीज़ों को अदरवाइज देख रहे हैं। और BRI हुनैन साहब 152 कंट्री में है। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और इसका एक कंपोनेंट जो है वो तो है वन बेल्ट वन रोड, जो कजाकिस्तान से, जिसके हाथ में यूरेशिया है, हार्टलैंड जो है ये वाला, वो अब मुझे लगता है इस सदी के अंदर बाकी मामलात को मैनेज कर सकता है। क्योंकि सिल्क रूट यही तो है, इधर से लेके चीज़ जानी है तो यूरोप तक जानी है, आगे चाइनीज रशियन बैठे हुए हैं और इस तरफ चाइनीज़ हैं। चाइना के पास पैसा है, उनके पास मिलिट्री की स्ट्रेंथ है और फिर एनर्जी के रिच जो डिपॉजिट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। और क्या चाहिए? बाकी काबुल का क्वेश्चन है, वो इस काबिल है नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सके, नहीं तो वो भी इस गेम का पार्ट बन जाए। उन्हें भी तो 3 दफ़ा पिछले साल हमने ऑफ़र की कि भाई आप भी होश के नाखून लें, लैंड लॉक कंट्री है, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है, समंदर तक एक्सेस हम आपको दे देंगे, हम आपको यहाँ से जाने देंगे, अटारी बॉर्डर तक इंडिया के साथ भी कनेक्शन कर देंगे, लेकिन अपना तौर तरीका वतीरा रविश तो बदलें अपनी, जिस तरीके से वो हैं। और फिर भी हम उनके साथ बैठ गए हैं जाके चाइना में मुज़ाकरात करने के लिए। ये तो अब उधर के जो थग्स गूंज हैं, वो जो लीडरशिप तो है ही नहीं। ये कौन सा मुल्क है हुनैन साहब जिसके लीडर को ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना अफगानियों ने देखा? क्या लीडरशिप है? तो कोई नहीं है, लीडरशिप है नहीं। और लीडरशिप को पॉपुलर सॉवरेंटी भी नहीं अवेलेबल है। भाई तुम लोगों को 2020 में मुआहदे के अंदर एक बड़ी शिक थी कि तुम लोगों ने इंटर अफगान डायलॉग करवाना था, तो करवाओ ना। 3 झंडे उठाए हुए हैं, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ताले लगे हुए हैं, तुम्हारी पार्लियामेंट को है, खवातीन तुम्हारी सारी की सारी तुमने उस फोल्ड से बाहर निकाल दी है, उनके ना ID कार्ड है और तुम्हारा मुल्क US एड पे चल रहा था, रोटी तुम्हारे पास खाने को नहीं है और तुम पाकिस्तान को ब्लीड करने की बात करते हो, मोर्चा बने बैठे हो, किराए के फौजी बने बैठे हो और पूरी दुनिया में अछूत हो। एक तरह से वहाँ की हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, वो तो अछूत है। और अपने लोगों में खौफ की फ़िज़ा, वहाँ की सीमा समर जो नायब सदर थी अशरफ गनी गवर्नमेंट, वो कहती हैं औरत के लिए अफगानिस्तान में अगर कोई महफूज जगह है तो वो कौन सी है? कब्र। ये उसके अल्फाज है। तो ये औरतों का कब्रिस्तान बना बैठा वहाँ के ऊपर है। ये बड़ी रियासतों का तब कभी कब्रिस्तान था जब ज़मीनी जंग होती थी, अब तो एयर पार की जंग है और हमने जाके हिट करके बता दी है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास है। देखें स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी है, मुज़ाकरात पे बात कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाओ मैदान के अंदर आ जाओ, तो वो तो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में उन्हें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि उनके ऊपर जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी हमारी, तो वो भी डाइल्यूट होगी। हमने इनकी वजह से दुनिया से ताने सुने, क्या कुछ आपको अच्छी तरीके से पता है। इन्होंने तो अपने असलाफ, अपने आबाओ अजदाद जो है उनकी कब्रों को डिच किया कि जिधर जाके उधर बैठ गए, उन शिद्दत पसंदों के साथ जो एंटी मुस्लिम है।
बीजेपी का नैरेटिव क्या है? जी। वो तो एंटी मुस्लिम क्या कर रहे हैं, काउ विजिलेंटे वहाँ के ऊपर है, इनको नहीं पता। तो ये ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं चलेगा अब, ठीक है। ये पाकिस्तान जिस तरीके से नया ग्रुप मैंने आपको कहा ना तश्कील पा रहा है, उसमें मुस्लिम वर्ल्ड की पावरफुल आर्मीज जो हैं वो शेप कर रही हैं इसको, जिसमें पाकिस्तान, टर्की और मिस्र और कतर ऑन बोर्ड है, सऊदी अरेबिया ऑन बोर्ड है। और मुझे लगता है डेफिनेटली ईरान के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो तय पा जाएगी, क्योंकि ईरानियन चाहते हैं। अब ये जो फ्रिक्शन आई है सऊदी अरेबिया यूएई के दरमियान, इसका बेनिफिशियरी डेफिनेटली ईरान है। अच्छा, इसका बताएं, सऊदी अरब और 2023 के अंदर अगर आपको याद होगा जी रिप्रोचमा चाइना ने साइन कराया था जी इनका। जी जी, ये जो ड्रिफ्ट हमें नज़र आ रही है सऊदी अरब और यूएई के दरमियान, अब वो ओपेक से भी बाहर निकल आया है, तो ये बढ़ती नज़र नहीं आ रही कि हम तो ये देख रहे थे कि अमेरिका चाहता था ईरान में रिजीम चेंज हो, वो रिजीम चेंज अरब में करवा बैठा है, और यहाँ पे मुल्क आपस में जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो ये इक्वेशन किस तरह बन रही है? अरब का खित्ता जो है वो तब्दील होने जा रहा अरब का खित्ता तो ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। जैसा मैंने कहा ना, तेल की मार्केट भी चेंज हो चुकी हुई है और अरब का इत्तेहाद जो है वो काफ़ी हद तक टूट गया। हम पहले देखते थे कि ओआईसी के अंदर भी जीसीसी अपना नैरेटिव शेप करते थे, अरब लीग इन्होंने अपनी अलग से बनाई हुई थी। जी। लेकिन अभी जो हालिया तब्दीली आई है उसके बाद तो वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी जो है और अपना रुख जो है उसका तयन कर रहे हैं। देखिए ना, यूएई क्या कर रहा है, वो अपने आप को कहता है कि मैं सऊदी अरब के सफ़ीर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर देखता हूँ खुद को, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। और ये चीज़ पहले हो चुकी हुई है हुनैन साहब, आपको याद होगा कतर ने ये किया था 2017 में, इसीलिए उस पर पाबंदियाँ लगी थी। जी। क्योंकि हालांकि वो नक्शे पे डॉट है, छोटा सा मुल्क है, छोटा सा लेकिन मुल्क पर है। कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा है। उनके पास एयरलाइन 5 स्टार है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप करा के उन्होंने जो सॉफ्ट पावर फिर मीडिएशन के थ्रू डिप्लोमेट, वो कहते हैं अपने आप को कि हम जो है डिप्लोमेसी का भी हब बन गए हुए हैं, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर वो करा रहे थे मामलात को मैनेज। जी। दोहा टॉक्स भी उन्होंने करवाई थी हैं। तो वो चूंकि अपने आप को सवेर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर लेके गए, तो उनको पनिश किया गया 2017 में। उनको उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई, एयर स्पेस बंद हो गया एयर था। स्पेस जी। बंद होगी, उनके ऊपर डाउनग्रेड हो गए डिप्लोमेटिक टाइज है, फिर जिस तरीके से उनको मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर ले गए, वो 2020 में ख़त्म हो गया। लेकिन अभी देख लें वही चीज़ यूएई करना चाह रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि हमें उस इन्फ्लुएंस से बाहर देखा जाए जो कि सऊदी अरेबिया का है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से रेडी है। देखिए सऊदी अरेबिया तो पहले ही जो है इस चीज़ को सोचता है कि ये जो है हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, उस जी। कैंप का पार्ट बन रहे हैं और हमसे पूछे बगैर इब्राहिमी माहिदा करके ये बैठ गए हुए थे। तो मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान वेरी मच रेलिवेंट है इस वक्त वेस्ट एशिया के अंदर है, सऊदी अरेबिया ईरान के साथ डेफिनेटली चाहेगा कि गुड नेबरहुड जो है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में गुड लाइंस के ऊपर जो है मामलात आगे की तरफ लेके जाए, और ये दोनों को सूट करता है। देखें कि कभी भी ईरानियन ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि सेक्टेरियन ग्राउंड के ऊपर ये जंग है, ये तो इसराइली चाहते थे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो वो कर रहे थे, और यहीं पे तो पाकिस्तान रेलिवेंट है कि हमने उनको भी रिस्ट्रेंट करवाया कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, आप रिटेलिएट ना करें, जी। और इनको भी समझाया हम्म। कि प्लीज़ आप उधर रुख ना करें। आप चेक कर लें जितने हमले हुए, 570 तो उन्होंने क्रूज मिसाइल मारे हैं उधर दुबई के ऊपर है, यूएई में। नो डाउट हम इनडायरेक्टली हम हर्ट हुए हैं, हमारा रेमिटेंस है, नो डाउट कई फैमिलीज लाखों घर जुड़े हुए हैं, हाउस होल्ड्स है, वो चीज़ भी है। लेकिन जिस तरीके से उनका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है डेंट पड़ा है, जो पैसा वहाँ से बैंकों से निकल के गया, जो लॉजिस्टिक हब वो बने हुए थे, वो चीज़ें तो वैसी नहीं रहेंगी। ट्रांजिट रूट वो बने हुए हब, ट्रांजिट का हब एक तरह से, वो चीज़ें तो उस तरीके से कभी भी नहीं रहेंगी। तो अब देखना है कि वो क्या इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर ये सोच सकते हैं, सोचने के काबिल हैं कि हमें दोबारा से खित्ते के हवाले से या इलाकाई और ग्लोबली जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी चॉइसेस को रिविजिट करना है। अभी के उनके इक़दाम से तो मुझे लग रहा है कि वो और रिजिड हो चुके हैं। जिस तरह हमारे साथ उन्होंने मामला किया, ओपेक से बैकआउट कर गए हैं, और जिस तरीके से इजरायली आयरन डोम की खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है वो तो फ्यूचर के अंदर भी बड़ा डीप जो है चाहते हैं कि ये नेक्सस कायम हो। तो ये किसके लिए ख़तरनाक है? ये ख़तरनाक तो मुझे लगता है मिडल ईस्ट की रियासतों के लिए है। अच्छा, उनके अपने लिए भी तो खतरनाक है। अब अगर हम पैटर्न देखें, एक इसराइल भी यही काम करता है, इसराइल के जितने नेबर्स हैं उससे उनकी नहीं बनती। इंडिया भी यही काम करता है, इंडिया के किसी नेबर से नहीं बनती। बिल्कुल। अब यूएई भी यही काम करने जा रहा है, उसकी भी और यही स्ट्रेटेजी और है। इंटरेस्टिंगली ये दोनों कंट्री इंडिया और इसराइल, वो कहते हैं खित्ते में मैं वाहिद डेमोक्रेसी हूँ, और ये कहते हैं वो हैपन टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो इन दोनों के क्रीडेंशियल चेक करें, इनके करतूत चेक करें, इन दोनों के, इधर नेतन्याहू के और इधर नरेंद्र मोदी के लोगों के खून के ऊपर सियासत करते हैं, हेट पॉलिटिक्स करते हैं, ये दोनों है। बाकी जो आपने बात की यूएई, देखें यूएई जो है मुझे लगता है वो काफ़ी देर पहले जो है ये चीज़ें सोच चुका था कि उसने इत्तेहाद इंडिया के साथ और इसराइल के साथ बनाना है। इस वॉर के बाद मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं कि हम भी एक तरह खित्ते में प्रॉक्सी बन गया है ना। अब
मतलब इसराइल की आप प्रॉक्सी बन के बैठे जी हुए हैं और आप उनका फुट होल्ड यहाँ पे आएगा, अगर उनका आयरन डोम आ गया है, उनके फौजी आ गए हुए हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ ऐसे से ही है, मनूवर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल है। तो मुझे लगता है ये तो अरब जो है, वर्ल्ड जो है, उसको बहुत बड़ा डेंट है एक तरीके से। वो जो जीसीसी का इत्तेहाद बना था, और आपको याद होगा जीसीसी का ये जो इत्तेहाद है, ये 1981 में बना था। ईरान को पोटेंशियल थ्रेट समझते थे। 79 का इनकलाब आया तो उन्हें खतरा था कि ये ट्रांसपोर्ट करके हमारी तरफ आ सकता है, तो उन्होंने फिर ये जीसीसी का फ्रेमवर्क खड़ा किया जिसमें शील्ड फोर्स बनाई है। तो वो तो डिटेरियोरेट हो गया वहाँ के ऊपर, मुकम्मल तौर के ऊपर है। लेकिन वी आर वेरी मच इन द पिक्चर, क्योंकि उन्होंने जो डाइवर्सिफाई किया सिक्योरिटी के मामलात को, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया ने, उसमें जो है मुझे लगता है पाकिस्तान का रोल बड़ा बिगर है। और ऐसा नहीं ये पहली दफ़ा हुआ है, हमारे तो उनके साथ दहाइयों ओल्ड ताल्लुकात हैं। क्या ख्याल है, स्ट्रेटेजिक नोयत है उनकी जी है। बिल्कुल ऐसे ही और है। इसी तरीके से कतर के साथ भी मुझे लगता है मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर ये सिर्फ सऊदी अरब तक नहीं रहेगा मामला, ये आगे की तरफ जाएगा बिल्कुल है। और उसके लिए पाकिस्तान जो है, मुझे लगता है वी आर वेरी मच रेडी। सऊदी अरब से तो हमारे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो हमारे साथ बड़े अच्छे। और सोचें कि अभी जो मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर शाह फैसल या जमाल अब्दुल नासिर ज़िंदा होते, और वो तसव्वुर कर सकते थे कि यूएई जो है इस तरीके से उस कैंप के अंदर चला जाएगा? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने जो पहले बात की ना, 1960 में इनका डॉक्ट्राइन था, पैराफ्री डॉक्ट्राइन है, कि ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। बाकी सारे कंट्री तो लड़ रहे थे, 67 की वॉर इनके साथ लड़ ली, कि उधर तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं, इनके साथ कर लेते हैं, ईरान के साथ और किसी एक आध अफ्रीकन कंट्री के साथ। अब जो उनका पैराफ्री डॉक्ट्राइन 2.0 आया है, उसमें वो चाहते हैं कि अरब कंट्री जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर आ जाए। मेरा नहीं ख्याल इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर कोई कंट्री आना चाहेगा ऐसी सूरत हाल के अंदर। नो डाउट ईरान के हमले के बाद एक ग्रीवियंसेस तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं उनके, अरब वर्ल्ड के अंदर है। लेकिन अरब वर्ल्ड मेरा नहीं ख्याल उस लाइन को टो करेगी जिसको यूएई ने टो किया। जिस तरह हम सऊदी अरब को देखें, हम कतर का बयान देखें, ओमान का बयान देखें। और कतर, मुझे लगता है ओमान, कतर और बहरीन भी, ऑफ कोर्स उसे भी उस खत्ते के अंदर कहा जाता है कि वो सऊदी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो रियाद की मर्जी और मंशा के खिलाफ होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि इस जंग में जिस तरह ईरान ने फतह हासिल की, अपना दिफा किया, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ईरानियों को मुनफरिद करती है और वो पावर देती है कि वो अपना इतनी बड़ी सुपर पावर के ख़िलाफ़ अपना दिफा करें? और एक एक ऐसा लम्हा भी नहीं आया कि जिसमें हमें नज़र आया कि ईरान ने सरेंडर का सोचा भी हो, बिल्कुल। सरेंडर कर दें या पीछे हट जाएं। कौन सी ऐसी चीज़ें ईरानियों के पास? देखें, एक तो चीज़ उनकी होगी 6000 साल की तारीख, ठीक है, जो उनकी तहजीब है, ठीक है, वो एक उनका ऑरा क्रिएट करते हैं जिसके अंदर जो है उनकी मैग्नानिमिट। देखें, आप कोई बड़े से बड़े ख़ानदान का सपूत भी हो ना, तो वो अपनी मैग्नानिमिटी वज़ादारी नहीं छोड़ता, चाहे वो हालात कैसे भी नामसाइद हालात हो जाएं, ठीक है। जी तो यहाँ पे आपने एक तहजीब को भी देखा, क्योंकि उनके सदर ने जो अमेरिकन कौम को ख़त लिखा, उसमें ख़ुद को ईरानी कौम का नुमाइंदा और अपनी तहजीब का मुकदमा सामने रखा। और दूसरी चीज़ वो है उनका फ़लसफ़ा, और वो है करबला से निकला, जो उन्होंने वहाँ से चीज़ों को डिड्यूस किया। और फ़तह खैबर, मौला अली, इसी 40 दिन की वार का कोड नेम भी वो ये था, खैबर शिकन, ठीक है। तो मरहब को तो हर मैदान में हारना ही है, क्योंकि हैदर की जो तलवार है उसकी तो ज़रब जो है वो कारी है, और वही हुई है। और यहाँ के ऊपर यही चीज़ थी जो कि 40 दिन आप चेक करें, हु वुड हैव थॉट कि आप कहें कि हम दोबारा से हिट करने जा रहे हैं आपके एटमी प्लांट्स के साथ साथ आपके जो जो तवानाई के दीगर तनसीबात हैं जिसमें पावर बिजली प्लांट्स कर हैं रहे हैं, आपके। जी और उसके सामने लड़के लड़कियां खड़े हो जाएं और कहें कि वो नहत्ते लोग खड़े हो जाएं, और 70 लाख लोग कहें हम अपना इंदराज कराना चाह रहे हैं, बसीज के अंदर है, और हम लड़ने को तैयार हो जाएं। ये है नेशनल स्पिरिट है, और ये जुड़ी हुई है उस सोच के साथ जो मैंने अभी बताई, जो कि जिसके सोते फूटते हैं करबला से। लेकिन नंबर गेम का तो मसला ही नहीं है। मोमन तो बेतेग भी लड़ेगा। इकबाल कहते हैं मोमन का मसला नहीं, ये तो इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा है, हाँ। ठीक है। आप, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल तौसो रबाब आखिर है। तो शमशीर घोड़े तो उनके पहले से तैयार थे। देखें अभी तक क्या घोड़े तैयार नहीं, लोगों ने मिज़ल बैरज गिरते देखे, सब कुछ है। यही चीज़ ईरान को मुनफरद बनाती है अगेंस्ट गल्फ स्टेट्स। वहाँ तौसो रबाब है और शमशीर सना लेके तो वो खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो खानकाहों से निकल कर रस्म शबीरी अदा कर दी उन्होंने। क्या ख्याल है? बेशक तो ऐसे ही। ये है वो चीज़, मुझे लगता है ये मुसलमानों को अपने घोड़े हर वक्त तैयार रखने चाहिए। और दूसरे पाकिस्तान, हज़ार तनकीद नहीं हमारे ऊपर की गई कि हमने एटमी धमाके कर दिए, हम बजट लगा देते हैं। और भाई हमारे पास इतना बड़ा मॉन्स्टर है जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था,
जो जो मुकदमा लड़ते थे वेस्ट का यहाँ के ऊपर है जी। कि भाई ह्यूमन राइट्स की डिबेट ये होना चाहिए कुछ है, तो वो आज की दुनिया नहीं देख रहे, वो मंजरनामा नहीं देख रहे। ये हमें कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे कितने ज़्यादा इनके पास फौजी हैं, सब कुछ है। तो मुझे बताएं अगर न्यूक्लियर बटन ना हम दबाते तो आज किस जगह पे खड़े होते? आज पूरी दुनिया के अंदर क्या सेफ जोन के अंदर नहीं है नॉर्थ कोरिया? बिल्कुल है, कोई नहीं चाहता वहाँ हमला कोई करने। नहीं, देखें हमला नहीं कर सकते, ठीक है आपने सफारती तौर पे उनको कर दिया हुआ, बाकी किसी से वो मिन्नत समाजत तो नहीं कर रहे ना? क्या ख्याल है? तो यही चीज़ पाकिस्तान की मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए कि एक ऐसी दुनिया जो प्रिमिटिव वॉरफेयर में चली गई हुई है। यहाँ पे कोई उसूल रह गया, कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा, कुछ भी नहीं है। जिसको चाहते, ट्रंप साहब ने 8 कंट्री पे अटैक किया 1 साल के अंदर, और ये, और फिर जिस तरह एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे वेनेजुएला के, और भाई किस दुनिया में होता है? तो एक ऐसी दुनिया के अंदर अपने औजार, अपने हथियार तैयार करके मैदान में खड़े हुए इरानियन भी, उनके शो केस नहीं हुए थे जो उन्होंने अचानक से कर दिए, और हमारे जो है पूरी दुनिया के सामने पहले हमने बताया हुआ था। तो ये है वो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस, ये है वो स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी, ये है वो स्ट्रेटेजिक रिलायबिलिटी जो कि पाकिस्तान की पिछले 10 मई से लेके आज तक है, और उस मूवमेंट को कॉन्टीन्यूस मोमेंटम के अंदर हम लेके रखा है हमने। फिर वही बात है कि अब सारे मामलात वो जाते हैं कि हमें उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना है अपने माशी मामलात को बेहतर करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसका पोटेंशियल मौजूदा पाकिस्तान के पास है। और फिर ईरान पे अगर पाबंदियां हटती हैं तो ये सेंट्रल एशिया की जो ये हमारी लाइफलाइन बन सकती है। हमने क्या करना, हमने तो एक रूट देना और रूट के हमने वहाँ से पैसे लेने हैं। नो डाउट अगर अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हमारे तय पा जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, तो देखें यहाँ पे तो 1000 अरब डॉलर जो है वो अपना लगाया है चाइना ने। चाइना के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का असल कंपोनेंट है, जिसकी बकल जो है कजाकिस्तान है, उसने तो $100 बिलियन से ऊपर अपना पैसा यहाँ पोर किया हुआ है। पैसा तो लगाने के बाद ट्रकिंग तो उन्होंने यहाँ से करनी है, ऐसे ही है। और दूसरी तरफ रशियन जो है वो भी बेनिफिशियरी हैं सारी चीज़ के। और पाकिस्तान को पता है हमारा जो इंटरेस्ट है वो लाए करता है रशिया और चाइना के दरमियान। क्या 2021 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये नहीं कहती जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स? जी। और वो कंसेंसस का डॉक्यूमेंट है जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं, उन्होंने क्या कहते हैं इत्तेफाक किया हुआ है, जो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जी बनाया जी था। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो ह्यूमन सेंट्रिक है सारे का सारा। तो मुझे लगता है कि वो अपना घोड़े भी तैयार हैं, लेकिन साथ साथ जो है हमें अपने माशी मामलात के अंदर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये पूरी कौम को करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखें क्राइसिस में कौमें एक होती हैं, वो ये अगर किसी को क्राइसिस में समझना है कि कौम कैसे बिहेव करे तो वो इरानियंस को देखें। ठीक 2 महीने पहले 3000 से ऊपर लोग जो हैं उस अपना एहतजाज के दौरान जो है वो मारे गए। उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को कह दिया कि इसको बाद में देख लेंगे, और अभी जंग, हालत जंग के अंदर है। मतलब उस कौम को हम कैसे सलाम पेश ना करें जो रमज़ान में अपनी दुकानों के बाहर लिख लेते हैं कि खाना ले जाएं, अनाज ले जाएं, जंग के बाद हिसाब कर लेंगे। आप कलेक्टिव अप्रोच चेक करें, आप उनका एक्यूमन चेक करें, हम किस तरीके से उन्हें अप्रिशिएट ना करें। उनकी मनाब के ऑपरेशन के बाद अभी इमाम रज़ा के रोज़े के ऊपर मतलब आप चेक करें, मतलब इतना ओवरवेलमिंग है वो सीन कि छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो अपने मुल्क का झंडा लेके खड़ी हुई हैं कि हम मनाब की नुमाइंदगी कर रही हैं और रेजिस्टेंस की इलामत है, ये कुछ है। तो मेरे ख्याल में वेस्ट की नज़र से ना आप ईरान को देखें, आप ईरान को वो चश्मा उतारें, वो है वो जो एक बाइस्ड किस्म का है, ठीक है, और उस नज़र से आपको देखें तो आपको वो नज़र आएगा जिसके अंदर जो है गैरत है, जिसके अंदर हमीयत है। इकबाल का शेर है, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदो के अंदर है। तो ईरानियों को तो सलाम है कि उन्होंने किस तरीके से जंग के फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो टफ टाइम दिया, और एक न्यूक्लियर पावर को नहीं, 2 न्यूक्लियर, एक रीजनल हेजमोन को जिससे मिलिट्री का एज हासिल है, और दूसरा वो जो ग्लोबल पावर। इनका ह्यूबरस, इनकी शेयर एरोगेंस है, डन एंड डस्टेड कर दी ईरानियों ने। आप सोचें जब ईरानी मुज़ाकरात की, आपने कभी कालेबाफ को देखें बात करते हुए, बाकी लीडरशिप को देखे हैं? जी क्योंकि वो जो जंग का स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट करता है मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम 1000 ट्वीट फाते करते की रहे, तरह बात करते हैं। ऑफ कोर्स है। और देखें वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी सूरत में ये बात है सारी परसेप्शन और इंप्रेशन की, किस तरीके से वो अपनी उन्होंने भी तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को मैसेज देना है। देखिए उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया है, वहाँ की लीडरशिप ने अपना पूरा ख़ानदान खो दिया, प्राइस पे की है मुश्तबा हामनाई ने, बहुत वहाँ हाई के ऊपर है प्राइस। जी बहुत हाई प्राइस है कि अपनी वालदा चली जाए, वालिद, बल्कि उनकी नवासी, शायद नवासी या उनकी बेगम जो है मेरे ख्याल में बहन, शायद जी जी पूरा ख़ानदान ही उनका जो है वो चला गया, और ख़ुद भी वो इस जंग के अंदर ज़ख्मी है। तो मेरे ख्याल में वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैकआउट नहीं करेंगे, और उन्होंने बड़ी फेयर किस्म के, आप कह लें कि प्रपोजिशन अमेरिका को भेजा था कि भाई आप इसके ऊपर आ जाएं,
लेट्स सी चीज़ें पैन आउट किस तरह से करती हैं, लेकिन ये चीज़ फॉर श्योर है कि इरानियन अगर जंग दोबारा से होती है ना, तो उनके घोड़े अपनी जगह पे तैयार हैं। क्योंकि अभी जो कल मैं बता रहा हूँ, कल जो चीज़ डिस्कस की गई है वहाँ पे कांग्रेस में, उन्होंने कहा आपके तो डिप्लीट कर गए वो गोदाम है, लेकिन ईरानियों की अभी तक गोदाम के बारे में हमें पता ही नहीं, कितने ड्रोन पड़े हुए हैं वहाँ के ऊपर और कितने पड़े हुए हैं वहाँ पे मिजल्स हैं। और अब इंटरेस्टिंगली ईरान ने तो ड्रोन्स यूक्रेन वॉर में दिए थे रशिया को, शहीद आपको याद होगा, ठीक है। जी जी। तो ईरान तो 3-4 साल पहले ही बता चुका है कि वो इंडिजिनस बुनियादों पे कितने खुद कफील थे ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो इसमें उनकी काबिलियत के तो माल नंबर ईरानी दें कहते आप। हैं कि अभी जो हमने असला इस्तेमाल किया वो 10 साल पुराना है। बिल्कुल। और अभी उन्होंने डमी मिजल फेंके जिनकी रीडिंग जो है विजुअल इंप्रेशन वो आ रहा था जेन्युइन उसका, उसमें इंटरसेप्टर इन्होंने ज़ाया किए, ये जो आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग थे। जी जी। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि इरानियन जो है वो लंबी जंग के घोड़े हैं और वो तैयार है। 8 साल वो इराक से लड़ते रहे हैं, तो 8 साल उनको लड़ते रहे और इंसेप्शन के वक्त इनकलाब के साथ ही लड़ाई शुरू हो गई। और क्या तब इराक के साथ आप देखें, जब आप कहते हैं ना इराक के साथ लड़ते रहे, तब वो मगरिब के साथ लड़ते रहे। क्या मगरिब पीछे नहीं था? बिल्कुल था, तब भी तो था। यूरोप सपोर्ट करता था बिल्कुल। इराक को। तो जब 8 साल उन्होंने वो निकाल लिए, तो अब तो 47 साल के अंदर वो बड़े इम्बोल्डन हो चुके हैं। रियासती ढांचा इतना कमज़ोर नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ना बड़े सतही, डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी अपना, इनकी कमज़ोर थी जोग्राफी है। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी अकल बूझ है नहीं, समझ नहीं है। वो सोच रहे थे कि वही चीज़ जो है मैं जनरलाइज करके यहाँ पे लगा दूंगा, तो वो तो मॉडल फिट नहीं आया, वो ब्लू प्रिंट, वो टेम्पलेट यहाँ पे नहीं लगी है, वो सिनेरियो मिल नहीं सका उन्हें। इस जंग में अगर हम देखें और हम मोसाद और सीआईए की बात करें, सो क्या ऐसा नहीं लगता कि मोसाद और सीआईए का ये सबसे बड़ा फेलियर था पिछले 50-60 सालों में, कि वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सके कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। उनको तो ये लगा था 48 घंटे में बस रिजीम चेंज हो गया, हम वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, 2 महीने हो गए। दो, बिल्कुल। और दूसरी बात है, देखिए उनका जो एक वो मिथ थी है, जो उनका ऑरा था, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। कि आप कहते थे कि उनको कोई हिट नहीं कर सकता, इज़राइल को है। मुझे लगता है इज़राइल के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई आपने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, और आपने कहा हमने क्रिपलिंग ब्लो करके वहाँ पे इतना अटैक किया, डैमेज कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो ये कहाँ से आ रहे हैं मिसाइल भाई? टेड पोस्टल जो MIT के प्रोफेसर हैं, एमरेटस है, उन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइलों का ऊपर आ जाना ही बताता है कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम जो एरो 3 है काम नहीं कर रहा, और फिर हिट कर जाना डिमोना को वहाँ के ऊपर है। देखें ये तो छुपे बैठे थे ज़मीन के नीचे, जिस तरह बिल के अंदर चूहे जो होते हैं वो बैठे होते हैं, जिस तरह इन्होंने लोग, ईरानी तो सड़कों के ऊपर थे। जी। आप देखें उनकी तो वीडियो तस्वीरें, वो योमुल कुद्स के ऊपर किस तरीके से हज़ारों की हर तादाद के अंदर रात वो लोग हैं। रैली निकालते हैं, हर रात को रैली निकालते हैं, हर रात को वहाँ के ऊपर इनकलाब चौक है उसे भर देते हैं, और अपने जितने शोहदात हैं, उनके कमांडर हैं, उनके उन्होंने ओपन अपना एयर के अंदर जनाजे पड़े हैं, नहाते एक तरह से, ठीक है। और वो जो है वो दुबके बैठे हैं, और वो ऊपर से 24/7 उनकी जो सब वो थी हॉट लाइन्स थी हैं, डिप्रेशन एनजाइटी है, उसके अंदर उन्हें समझ ही नहीं आ रही है। देखें उधर खौफ है, खौफ है, और यहाँ मतलब उन्हें उन्हें मौत का खौफ है। तो यहाँ तो मौत को जश्न की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ के ऊपर है। आप मुझे बताएं कोई एक लम्हे के लिए भी किसी लीडर की टोन में, टेनर के अंदर कोई तब्दीली आई है? एक एलिमिनेट हो गया, दूसरा सामने खड़ा, दूसरा हो गया तो तीसरा वहाँ के ऊपर खड़ा। तो देखें वो है इधर उधर से इकट्ठे कुट्ठे करके इसराइल बना दिया, ठीक है। तो ये तो 6000 साल की कौम है, ये कोई कोलंबस नहीं है कि वो जहाँ घुस गया पता चला आज से इसका नाम अमेरिका हो जाएगा। इसको कल बड़ी अच्छा जो है ना जवाब दिया है किंग चार्ल्स ने। उसने कहा हम ना होते तो तुम फ्रांसीसी बोल रहे होते, वो आ जाते तो डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत साफ की उसने बहुत अच्छी है, और ख़ुद वहाँ चार्ल्स जाके कह रहे हैं कि नाटो का इतिहाद जो है वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि रिपेयर कर रहे हैं ना रिलेशनशिप को। डेंट तो बड़ा पहुंचा वहाँ के ऊपर है। लेकिन क्या ये हजीमत नहीं है अमेरिका के लिए कि नाटो जो है उसके साथ उस तरीके से नहीं खड़ा हुआ? सब अलग हो गए, कोई भी साथ नहीं था। और देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाती पॉलिसी की वजह से ये हुआ है, नहीं तो वहाँ की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली मिलिट्री लीडरशिप, इस चीज़ के हक में नहीं थी। नहीं तो इन्हें क्यों बैरिया का सेक्रेटरी चेंज करना पड़ता, इन्हें क्यों रैंडी जॉर्ज को हटाना पड़ता, क्यों 6 जनरल हटाने पड़ते, क्यों इनके रैक एंड फाइल के अंदर वो ये बात होती कि ये इखलाकी गैर कानूनी जंग है, हम लड़ना नहीं चाहते। 2 दर्जन से ज़्यादा फौजी इन्होंने निकाल दिए। बिल्कुल टॉप टीयर है, टॉप लीडरशिप आप चेक करें, आपने एलिमिनेट कर दी है। और पीट हेक्सेस जो है, इसका जो कल पोस्टमार्टम किया, एहतसाब किया, उसमें जवाब देने के ये काबिल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं बड़ी ऑब्वियस हो चुकी हुई हैं कि ये मिस एडवेंचर था, और ये वो जुआ था जो नाकाम हो गया। शायद ट्रंप इसको मानने में देर लगाएं, लेकिन दुनिया इस चीज़ को समझ और मान चुकी हुई है। सर थैंक यू सो मच। और ये वो जुआ था जो नाकाम होता नज़र आ रहा है, जिस पे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी वेस्ट ने, अमेरिका ने। और वो ये समझते थे कि ईरान को 48 घंटों में ज़ेर कर देंगे और वहाँ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसमें हमारे लिए सबक ये है
कि अगर हम बहैसियत कौम देखें तो हमें ईरानियों से सीखना चाहिए कि कैसे मुश्किल वक्त में वो सड़कों पे निकल आए, उन्होंने अपने एक दूसरे को सपोर्ट किया और तमाम आपसी इख्तलाफात भुला के वो एक ईरानी कौम बन के सामने आए हैं। आपको इस पॉडकास्ट में आपके अगर कोई सवालात हों और आपका फ़ीडबैक हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और आप इस जंग के हवाले से क्या समझते हैं? कौन इस जंग का फ़ातिह है, अमेरिका या ईरान? आपकी राय आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।